हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की अपनी इस वीडियो में हम जो यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को उनको ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया, किस तरीके से उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और फिर किस तरीके से 2 किंगडम, 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड एट लास्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने प्रपोज किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, जिससे हमें आसानी हो जाती है उनके बारे में जानने में, उनको आइडेंटिफ़ाई करने में, या जैसे हमें कोई नया ऑर्गेनिज़म्स मिला तो वो किस ग्रुप का है, यानी उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ईज़ी हो जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन की हेल्प से। ठीक है? इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम अपने स्कूल में या कॉलेज में लाइब्रेरी देखते हैं, राइट? जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखते हो फिज़िक्स का जो बुक सेशन, वो बुक्स का जो कंपार्टमेंट है वो अलग होता है। बायो का अलग होता है, बॉटनी का अलग होता है, ज़ियोलॉजी का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, ठीक है? अगर आपको कोई भी बुक चाहिए होती है, तो आप उसी उसमें जाते हो, सेक्शन में जाते हो और वहाँ से क्या करते हो, वो बुक्स ले आते हो, राइट? तो इसी तरीके से बायोलॉजी क्लासिफ़िकेशन भी काम करता है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम ऑर्गेनिजम्स को जो जितनी उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेस पे उनको एक ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या हो जाता है, हमें इजी हो जाता है उनके बारे में जानना, या उनके कुछ कॉमन जो कैरेक्टर्स होते हैं। अब आप ये देखो कि आप हर ऑर्गेनिजम्स को तो एक एक करके तो नहीं देखोगे कि इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, राइट? मैमल्स यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। अब ये थोड़ा ना है कि आप हर मैमल्स के कैरेक्टर्स को जा जाके उसमें सारे कैरेक्टर्स को दोबारा-दोबारा पढ़ोगे। तो अगर हम उसको हमने क्या किया कि जितने भी जो ये मैमल्स हैं, जो यंग वन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको मैमल्स में डाल दिया। तो अब अगर हमें जानना है कि मैमल ग्रुप क्या है, तो हमें पता है कि इस ग्रुप में वो वाले ऑर्गेनिज़म्स रखे हुए हैं, जो जिनके अंदर जिनकी बॉडी पे हेयर्स ऑब्वियसली प्रेज़ेंट होंगे, जो मेमोरी ग्लैंड तो होंगी होंगी और ये यंग वन प्रोड्यूस कर सकते होंगे, राइट? तो इस तरीके से जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है, इस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है, राइट? विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहला कि इसकी नीड क्या है। अभी मैंने आपको नीड समझाई ना कि हम हर ऑर्गेनिजम्स को एक-एक करके वो नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ 1 और 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप, राइट? सेकंड है, विदाउट एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। बिना किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चलेगा ये किस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, ये या अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं होगा क्लासिफिकेशन का, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करके कैसे किसी ग्रुप में डालेंगे, राइट? ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी। ये भी एक बात है कि सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही लोकेलिटी में थोड़ा ना मिलते हैं, ठीक है? कोई कहाँ मिलता है तो कोई कहाँ मिलता है, राइट? जैसे आप ये लगा लो कि यहाँ पे मिलता है एशियाटिक एलिफेंट। अगर हमें अफ्रीकन एलिफेंट की बात करनी हो, राइट? या फिर हमें अफ्रीकन चीता के बारे में बात करना हो, तो कुछ ऑर्गेनिज़म्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अवेलेबल है। लाइक कंगारूज़ लगा लो, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, राइट? तो इस तरीके से क्या है कि हम जो सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक लोकेलिटी में नहीं हैं। तो इसीलिए अगर हमें किसी ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जानना है कि इस इन सब ऑर्गेनिज़म्स में, जैसे सभी क्या हैं, ये मैमल्स हैं, तो हमें अब पता है कि भाई मैमल्स में ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हर ऑर्गेनिज़म्स में होंगे, चाहे वो इस लोकेलिटी में प्रेज़ेंट हो या ना हो, राइट? अगला है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पास्ट में ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से स्टडी नहीं किया जा सका, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं था। बट अगर हम आज की बात करें तो आज ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से कैटेगरीज में, ग्रुप्स में बांटा हुआ है, जिसके बारे में अच्छे से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, हम कर पाते हैं, उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं, राइट?
क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन बेसिकली इससे हमें ऑर्गेनिजम्स का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो समझ में आता है, राइट, कि जो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के उनके बीच में क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली? टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ स्पीशीज, यानी आइडेंटिफाई करने में जितने भी पॉसिबल टाइप हमें पता है स्पीशीज के, उनको आइडेंटिफाई करने में, डिस्क्राइब करने में इसकी बहुत हेल्प मिलती है। टू अरेंज द स्पीशीज इन अ वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, हमने पीछे भी समझा है। टू इवॉल्व अ नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम विच शुड इंडिकेट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कहीं न कहीं हमें ये समझ में आता है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म्स का ओरिजिन एंड एवोल्यूशन कैसे हुआ है, राइट? तो उस हमें जब हम किसी ऑर्गेनिज़्म को क्लासिफ़ाइड करते हैं, तो हम कहीं न कहीं ये भी जान जा हमें ये भी इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उस स्पीशीज़ का एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, ठीक है जी? हेल्प इन ईज़ी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, यानी ये हेल्प करता है ईज़ी आइडेंटिफिकेशन में ऑर्गेनिज़म्स के। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें सपोज़ करो कोई ऑर्गेनिज़्म मिला और अगर हम हमने हम अगर हमें कोई ऑर्गेनिज़म्स मिला फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ हमने उसका बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन किया हुआ है जैसे, तो हमें पता है कि उस ऑर्गेनिज़म्स को अच्छा ये मिला है, अच्छा इसके 4 पैर हैं, ठीक है, इसकी बॉडी पे हेयर है, अच्छा इसकी बॉडी पे मैमरी ग्लैंड है, तो यानी कि ये किसी मैमल यानी ये मैमल ग्रुप का क्या है ऑर्गेनिज़्म है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हर ग्रुप के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते ही होते हैं, राइट? तो इस तरीके से अब टाइप की अगर हम बात कर ले, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एरिस्टोटल ने अटेम्प्ट किया था। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाया था। ठीक है जी। तो पहला देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी जो जो हमें कैरेक्टर बाहर से दिख रहे हैं, एक या दो, राइट, उसके बेसिस पे हम भाई और उस टाइम पे क्या करते थे, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते थे कि जैसे कि अच्छा अगर ये पानी में रहता है तो इसको ये पानी में रहने वाला ऑर्गेनिजम्स में डाल दो, अच्छा ये हवा में रहता है तो हवा में रहने वाले हो गए ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी उसके मॉर्फोलॉजिकल बेसिकली कैरेक्टर्स थे उसको उठाया और उसके बेस पे भैया ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाइड कर दिया। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। एरिस्टोटल जो जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ जियोलॉजी भी जिनको बोला जाता है, उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था ये सिस्टमैटिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, यानी कि सब एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने क्या किया बेसिकली, उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, एक बना दी प्लांट की और एक बना दी एनिमल्स की, ठीक है जी। प्लांट को उन्होंने बोल दिया जो बड़े-बड़े पेड़ हैं उसको बोल दिया कि इसको ये ट्री हो गया, राइट। अच्छा जिसकी सेवरल वुडी ब्रांचेस थी उसको बोल दिया उन्होंने श्रब्स, कुछ को उन्होंने बोल दिया हर्ब्स, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी ब्रॉड कैटेगरी में बाँट दिया। उन्होंने कहा भाई एक होंगे प्लांट्स और एक होते हैं जी एनिमल्स, ठीक है। उन्होंने 2-3 मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स उठाए, देखे, जैसे उन्होंने प्लांट्स में क्या देखा, साइज देखा स्टेम का। उन्होंने कहा अगर अच्छा सॉफ्ट स्टेम वाले जितने भी होंगे, जिनकी सॉफ्ट स्टेम्स होंगी, वो हर्ब्स होंगी। सेवरल वुडी स्टेम जिनकी होंगी, वो श्रब्स होंगे। वन वुडी स्टेम होगी जिनकी, वो ट्री होंगे, राइट। ऐसे ही उन्होंने एनिमल्स को बाँट दिया कि जहाँ पे हैबिटेट के बेस पे बेसिकली उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया। एक किया उन्होंने प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी के बेस पे। पहले हैबिटेट के बेस पे उन्होंने कैसे बाँटा, उन्होंने कहा जो जितने भी जानवर उड़ सकते हैं, उनको एयर में डाल दो। यानी उन्होंने बर्ड को भी एयर डिवेलर्स बोल दिया, इंसेक्ट्स को भी एयर डिवेलर्स बोल दिया। लैंड उन्होंने कहा जो जानवर सिर्फ लैंड पे रह सकते हैं उसको लैंड डिवेलर्स बोल दो। फिर उन्होंने बोला जो वाटर डिवेलर्स हैं यानी जो पानी में रह सकते हैं वो वाटर डिवेलर्स की कैटेगरीज में आ गए। ऐसे ही उन्होंने बांटा कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, ये इंपॉर्टेंट भी है कि उन्होंने कहा जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट हैं यानी जिनके ब्लड का कलर रेड है वो इनेमा हो गए, और जिनका जो विदाउट आरबीसी है जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं है वो एनाइमा कैटेगरीज में आएंगे, राइट। बट उनका जो ये क्लासिफिकेशन है ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया?
क्योंकि उन्होंने बोला कि जो एयर डिवेलर्स हैं, यानी जितने भी उड़ सकते हैं, उनको भाई वो एयर डिवेलर्स होंगे, राइट? जैसे उन्होंने बर्ड्स को भी उसमें डाल दिया, इंसेक्ट को भी उसमें डाल दिया, बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है इंसेक्ट्स ऑर्थोपोड्स हैं, ठीक है? बर्ड्स हो गए एव्स। ऐसे ही कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो वाटर में भी रह सकते हैं, लाइक एम्फीबियंस, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन था, बिल्कुल ये एरिस्टोटल ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था। उन्होंने बेसिकली एक आइडिया दे दिया था कि हाँ, इस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके थोड़ा-सा ईज़ी कर सकते हैं, उनके बारे में जानना, उनको आइडेंटिफ़ाई करना। बट ये क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अनक्लियर थी, राइट? जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो ना, ट्री यानी ये श्रब्स हैं, जिसकी सेवरल वुडी स्टेम्स निकली होती है ना, उसको श्रब्स बोलते हैं। वन लार्ज स्टेम यानी कि ट्री हो गया। ये जिनकी सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, जैसे ये हर्ब्स हो गए, राइट? तो जैसे-जैसे आगे वक़्त बढ़ा, तो हमारे साइंस में ने भी क्या हुआ, तरक्की हुई, टूल्स आए, टेक्नीक्स आए, राइट? तो उससे क्या हुआ, और बेहतर होता गया ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफ़ाइड करना। जैसे उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? इसमें क्या किया, पहले अरिस्टोटल ने दिया जो था आर्टिफिशियल, ठीक है? उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे एक्चुअली क्या था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना साइंस ने तरक्की नहीं की थी, इतने टूल टेक्निक्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, जो उनको कैरेक्टर्स बाहर दिखे, उन्होंने उसके बेसिस पे क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया ऑर्गेनिजम्स का, राइट? फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हम साइंस में डेवलपमेंट हुआ, तरक्की हुई, उससे क्या हुआ भाई, टूल्स टेक्निक्स आते गए, तो उससे क्या हुआ, और जो क्लासिफिकेशन था और बेहतर होता गया। उस तो जो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑल्सो। यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको कंप्लीट उसके जो कैरेक्टर्स है उसके बेसिस पे अब क्लासिफाइड किया गया। एंड द सिस्टम एम्प्लॉय दूज कैरेक्टर विच आर रिलेटिवली कांस्टेंट, एंड दीज इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि उसके बाहर के, यानी इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा था, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। एनाटॉमिकल, राइट, मींस इंटरनल, कि उसका इंटरनल उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, साइटोलॉजिकल सेल स्ट्रक्चर हो गया, फिजियोलॉजी वर्किंग मैकेनिज्म, एम्ब्रियोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे, जैसे कि उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, उसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। फाइटोकेमिस्ट्री बेसिकली उसके उस जैसे हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे एरोमेटिक ऑयल मिल गया या कुछ मेडिसिन मिल रही हैं, तो उसके बेसिस पे क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को, मतलब हर तरीके से ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया, एंड फिर उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया, राइट? जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर जो थे, इन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को प्रपोज किया था, और इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पे साइंस ने अच्छी तरक्की कर ली थी, उस टाइम पे हमारे पास टूल्स आ गए थे, टेक्निक्स आ गई थी कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को जान सकते हैं, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, राइट, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट्स का, एनाटॉमी देखी, एम्ब्रियोलॉजी देखी, राइट, फाइटोकेमिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स प्रोडक्ट्स की, अगर उनसे ऑयल मिल रहा है तो यानी कि वो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, कॉट अगर उनसे मेडिसिन मिल रही है तो मेडिसिन यील्डिंग प्लांट्स हैं, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने प्लांट्स को अच्छे से स्टडी किया, उसके कैरेक्टर को अच्छे से स्टडी किया, एंड उन्होंने बुक लिखी जेनरा प्लांटेरम, और इस बुक में बैंथम एंड हुकर ने बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स का, यानी स्पर्माइटोफाइटा का, दैट मीन्स प्लांट्स विद सीड। और इन्होंने क्या किया, डिवीजन स्पर्माइटोफाइटा को तीन क्लासेस में बांटा, डाइकोटिलिडोनाई, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडोनाई, राइट? उसके बाद थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। So this classification is based on evolutionary relationship between various organisms and assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor, right? ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा रहा है, उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया, ठीक है? और ये एज्यूम किया गया जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, राइट? This classification is based on the evolutionary concept from Darwin's book, that is the origin of species. We all know कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन, origin of species, evolution, ये सब थ्योरीज दी थी, और इसके बारे में डिटेल में तो खैर हम एवोल्यूशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, बट उन्होंने कहा था दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ हैव डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, राइट, एंड एवोल्यूशन हैपेंड बाय नेचुरल सिलेक्शन। सबको पता है नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, यंग वंस प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो
उसके बेस पे बेसिकली इस क्लासिफिकेशन को दिया गया है और वहाँ से पता चला कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनका ओरिजिन, उनका एवोल्यूशन, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे क्या क्या रहा है, राइट। उसका जो मेजर सोर्स है वो है या तो कॉमन एंसेस्टर्स देख लो उनके, या फिर हम उनके कॉमन सिस्टर के बारे में स्टडी करें, फिर या फिर उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में स्टडी करके पता लगाएं। अब फॉसिल रिकॉर्ड्स हर ऑर्गेनिजम्स के मिलने ईजी नहीं है, राइट। जो एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल थे, उन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को प्रपोज किया था। एंगलर एंड प्रेंटल ने क्या किया था, अरेंज किया था फ्लावरिंग प्लांट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लोरल मॉर्फोलॉजी मीन्स जैसे कि उसका कैलिस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कोरोला कैसा है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसके बेस पे क्या किया उन्होंने, अरेंज किए फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रोशियम कैसा है उसका, गाइनोशियम हो गया, या फिर उसके दिस पार्ट इज कोरोला एंड दिस पार्ट इज कैलिस, राइट। तो इस तरीके से कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेस पे उन्होंने क्या किया, फ्लावरिंग प्लांट्स को अरेंज किया, राइट। आगे अब हम पढ़ते हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कार्लस लिनेयस ने दिया, फिर थ्री किंगडम आया जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, फिर फोर्थ किंगडम आया जो हर्बर्ट कॉपलैंड ने दिया, फिर फिफ्थ किंगडम आया जो आर एच व्हिटेकर ने दिया, एंड देन आया सिक्स किंगडम कार्ल वूज। जो एट प्रेजेंट हम जिस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं वो है आर एच व्हिटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन हम अब तक पढ़ रहे हैं, राइट। तो देखते हैं टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो कार्लस लिनियस थे उन्होंने उन्होंने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। कार्लस लिनियस ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, राइट। जब हमने अभी लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कार्लस लिनियस नोन फॉर अ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, राइट। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने दो किंगडम में बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया। एक को बोल दिया यानी सारे पेड़ पौधे उन्होंने प्लांटी में डाल दिए, और बाकी उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स थे बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने बेसिकली एनिमल्स में डाल दिया, एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया। उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए इन दोनों कैटेगरीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो कैरेक्टर थे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यानी अगर सेल वॉल प्रेजेंस है तो भाई वो प्लांटी किंगडम में आएंगे, अगर एब्सेंस है तो वो एनिमेलिया किंगडम में आएंगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर सेंट्रल वैक्यूल्स इन द सेल प्रेजेंस है, यानी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, तो वो प्लांटी कैटेगरी में है, और अगर एब्सेंस है तो वो एनिमेलिया कैटेगरी में। एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, अगर उसका जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का वो आउटसाइड से हो रहा है तो वो प्लांट में है, यानी। और थर्ड उन्होंने बोला अगर इंजेस्टिव यानी कि इनसाइड, अगर डाइजेशन इनसाइड से हो रहा है, राइट, इंट्रासेलुलर है, तो बेसिकली वो क्या होंगे, वो एनिमेलिया होंगे। ग्रोथ इन प्लांट अकर एट ओनली ग्रोइंग पॉइंट ओनली, एंड इट इज अनलिमिटेड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज प्लांट लिव। अच्छा, उन्होंने बोला कि अगर ग्रोइंग पॉइंट जो है वो वहाँ से ग्रोथ हो रही है और वो कंटिन्यू चल रही है, अनलिमिटेड है, तो भाई वो प्लांट्स हैं। अब ग्रोइंग पॉइंट्स क्या हुए, जैसे कि हम कहते हैं कि टिप ऑफ द रूट, इट इज़ अ ग्रोइंग पॉइंट, राइट। टिप ऑफ द स्टेम, इट इज़ अ ग्रोइंग पॉइंट। बर्ड्स हो गए, इट इज़ अ ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ से ग्रोथ हो रही है और कंटिन्यूसली चल रही है, अनलिमिटेड है, तो भाई ये प्लांटी कैटेगरी में आएंगे। और अगर ग्रोथ जो है वो ऑल द पार्ट पे प्रोपोर्शनली हो रही है और वो लिमिटेड है और स्टॉप हो रही है एक साइज पे पहुंचने पे वो स्टॉप हो गई है, यानी लिमिटेड है, और तो वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको एनिमेलिया की किंगडम में डाला जाएगा, राइट। उसके उन्होंने बोला अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, सेंस ऑर्गन्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए, तो ये भाई प्लांट्स होंगे। अगर ये प्रेजेंस हुए तो इनको एनिमेलिया में डालेंगे। प्लांट अगर तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो वो प्लांट्स हैं, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो वो एनिमल्स हैं, राइट। इसकी इसी तरह से उन्होंने अगला कैरेक्टर लिया एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंस है यानी कि न्यूट्रिशन होलोफाइटिक है, तो यानी कि वो प्लांट्स हैं। एंड एब्सेंस ऑफ ब्रांच है एंड हैविंग डेफिनेट शेप है, प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन है, देन दे विल बी इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, राइट। तो ये जो कैरेक्टर्स थे इसके बेस पे बेसिकली इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश किया कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में रखे जाएंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया में रखा जाएगा। बट लीनियस के किंगडम में कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल क्लियर नहीं थी, जैसे कि उनके किंगडम में ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में कुछ नहीं पता, कोई डिफरेंशिएट नहीं है उसके बीच में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ नहीं है पता, वो सब एक ही कैटेगरी में डाले हुए हैं, राइट। फोटोसिंथेटिक यानी और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। अच्छा, पोजीशन ऑफ यूग्लिना भी फिक्स नहीं है, क्योंकि यूग्लिना तो कहते हैं, यूग्लिना को बेसिकली कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, राइट। क्योंकि यूग्लिना में कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के हैं प्रेजेंट है और कुछ क्या हैं
जो से कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, एनिमेलिया के हैं, राइट। यानी यूग्लिना कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के शो करता है, कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के शो करता है। जैसे कि लगा लो कि उसके अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है, जो कि एनिमल का कैरेक्टर है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी वो प्लांट का कैरेक्टर है, तो इस तरीके से उसकी भी पोजीशन कोई फिक्स नहीं थी इस किंगडम में। तो इसीलिए जो क्या था, ये किंगडम भी दिस किंगडम विल ऑल्सो, दिस किंगडम इज इन एजुकेट, राइट। तो इसके बाद भी साइंटिस्ट आके अटेम्प्ट करते गए, उन्होंने और स्टडी करी, तो उन्होंने देखा कि नहीं, दो किंगडम के अलावा भी एक और ब्रॉड कैटेगरी है, जो उन्होंने बोला, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ये राइट, जो कि दोनों ही क्या हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, जो कि क्या है, दोनों ही मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं। उन्होंने बोला कि इसके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, राइट। उन्होंने उसका नाम दिया प्रोटिस्टा। उन्होंने कहा नहीं भाई, दो ब्रॉड कैटेगरीज के अलावा भी एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक तो हैं बट वो यूनिसेलुलर हैं, तो उसके लिए अलग किंगडम बनाया जाए। तो उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया और तीसरा किंगडम इंक्लूड कर दिया, जो था किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, इस किंगडम में उन्होंने क्या किया, प्रोटोजोन्स भी डाल दिए, फंजाई भी डाल दिए, बैक्टीरिया भी डाल दिए, डायटम्स भी डाल दिए, राइट। तो ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है जो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं, हमें सबको पता है जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक है, राइट, एंड यूनिसेलुलर है। तो यानी कि वो भी इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में डाल दिया। यानी इस क्लासिफिकेशन में भी ये भी क्लासिफिकेशन क्या हुआ, एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। उसके बाद फिर हर्बर्ट कॉपलैंड आए, उन्होंने बोला कि इन तीन कैटेगरीज के अलावा भी एक ब्रॉड कैटेगरी है, उन्होंने बोला किंगडम मोनेरा। उन्होंने दिया किंगडम मोनेरा। उन्होंने कहा नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा तो क्या है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर तो है बट यूकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया जो है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए हम एक अलग किंगडम बनाना चाहिए, जो उन्होंने बनाया किंगडम मोनेरा, जिसमें उन्होंने इंक्लूड की जो किंगडम मोनेरा, जो कि थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक फोर्थ कैटेगरी बना दी, जो कि थी किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। उसके बाद अब इस किंगडम में उन्होंने क्या किया, मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर तो बता दिया। अब जो फंजाई टाइप जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनके बारे में कोई कैटेगरीज नहीं थी, उनको भी प्रोटिस्टा में डाला हुआ था, राइट। क्योंकि जो फंजाई है वो यूकैरियोटिक तो है, मल्टीसेलुलर भी है, ठीक है, बट वो फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म नहीं करता, और उसकी जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी होती है, तो ना तो प्लांटी में आ सकता है, वो प्रोटिस्टा में भी नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरीके से आर.एच. विटेकर ने फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में, 5 ब्रॉड किंगडम्स में डिवाइड किया। पहला था किंगडम मोनेरा, यानी कि जो कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। फिर उन्हें थर्ड किंगडम बनाया किंगडम फंजाई, जिसमें सारी जो फंजाई हैं उनको रखा गया, जो कि थी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, बट फंजाई डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड जो फंजाई की सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की, जबकि प्लांट की बनी होती है सेलुलोज की, राइट। सो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, 5 ब्रॉड किंगडम में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जो एट प्रेजेंट हम जिस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं वो हम आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन को ही पढ़ते हैं, राइट। आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाइड किया वो किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उन्होंने इन कैरेक्टर्स को लेके ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें सेल टाइप मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक, बाकी सब क्या है, यूकैरियोटिक। सेल वॉल देखें, मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक है, यानी पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की बनी है। प्रोटिस्टम प्रेजेंट इन सम, फंजाई प्रेजेंट विद काइटिन, यानी इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में सेलुलोज की बनी है, और एनिमेलिया में तो सेल वॉल एब्सेंस होती है, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट है, बाकी सब में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर। फंजाई इज मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू।
प्लांटी में हमें टिश्यू एंड ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोनेरा क्या है, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वी नो कि जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, राइट। जैसे कि ये जो मोनेरा है, दीज आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट यूज करते हैं। कीमोसिंथेटिक में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, राइट। हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो डिपेंड होते हैं अपने फूड्स के लिए एनी अदर सोर्सेज के ऊपर। जैसे कि जो मोनेरा हैं, दी आर सैप्रोफिटिक पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, राइट। और पैरासिटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो लिविंग होस्ट से क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है जी। प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, एंड हेट्रोट्रॉफिक, राइट। अच्छा, फंजाई होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, दैट इज सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, यानी डेड एंड डिकेइंग पे डिकेइंग से अपना ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करेंगे, और पैरासिटिक यानी या फिर लिविंग होस्ट से अपना फूड को लेते हैं। प्लांटी इज ऑटोट्रॉफिक, दैट इज फोटोसिंथेटिक, यानी बाय यूजिंग सनलाइट क्लोरोफिल ये अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक सैप्रोफिटिक, राइट, यानी कि जो एनिमेलिया होते हैं वो दे आर होलोजोइक सैप्रोफिटिक, सॉरी सैप्रोफिटिक, सम एनिमल्स आर पैरासिटिक आल्सो। तो होलोजोइक जैसे कि सारे मतलब एनिमल्स लगा लीजिए मोस्टली, हम क्या करते हैं अपना खाना क्या करते हैं, माउथ से क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं, देन उसका एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन होता है, देन हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस टाइप के जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं होलोजोइक। सैप्रोफिटिक हमने भी बात करी है, जो डेड एंड डिकेइंग पे सर्वाइव करते हैं, और जो पैरासिटिक है वो लिविंग होस्ट पे सर्वाइव करते हैं, राइट। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, इसके बेसिस पे क्या किया था, जो विटेकर हैं उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांट दिया था, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं किंगडम मोनेरा, यानी कि ऑल द प्रोकैरियोटिक, दैट इज यू बैक्टीरिया, रिकेशिया, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब किस उसमें रखे गए हैं, मोनेरा में। दीज आर ऑल प्रोकैरियोटिक। फंजाई में रखा गया ट्रू फंजाई, दैट इज मल्टीसेलर यूकैरियोटिक, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सब किस में रखे गए, फंजाई में। एनिमेलिया में सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स हो गए, ग्लिनोइड्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, राइट, वो सब प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। प्लांटी में दे आर इंक्लूड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ डायग्राम भी लिए हैं, दीज आर मोनेरा, राइट, दीज आर प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। इसके बाद कार्ल वूस ने दिया 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। उन्होंने बोला कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, चाहे उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोल दो या 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोल दो, दोनों ही बात एक है। इन्होंने सजेस्ट किया कार्ल वूस ने कि जो मोनेरा किंगडम है, राइट, जो किंगडम मोनेरा है उसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट दो, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था, यानी कि किंगडम मोनेरा, राइट, इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट दिया, किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया एंड किंगडम यूबैक्टीरिया। बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया, ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही बैक्टीरिया हैं, मोनेरा में आते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर है। तो किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया को इन्होंने बोला डोमेन आर्किया, किंगडम यूबैक्टीरिया दैट मीन्स डोमेन बैक्टीरिया, एंड बाकी जो ये किंगडम थे जो कि प्रो यूकैरियोटिक थे, इन्होंने इसको बोला डोमेन यूकैरिया। तो इस तरीके से इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बांट दिया। एक उन्होंने बोला डोमेन आर्किया, एक बाकी जो यूबैक्टीरिया थे उनको उन्होंने डोमेन बैक्टीरिया में रखा, और बाकी जो यूकैरियोटिक्स थे उसको उन्होंने रखा डोमेन यूकैरिया, राइट। तो इस तरीके से जो कार्ल वूस थे उन्होंने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसे हम 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। तो अभी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझा, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम, 4th, 5th, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, राइट। तो अभी एट प्रेजेंट जो हम किंगडम पढ़ रहे हैं वो हम RH विटेकर यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो उन इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं आपके लिए। क्वेश्चंस करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी हो जाता है कि आपका टॉपिक साथ के साथ रिवाइज हो जाता है, राइट, और आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो हम एक एक करके इन क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे
फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द स्टेटस ऑफ किंगडम इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कॉपलैंड। जब कॉपलैंड ने फोर्थ किंगडम को ऐड किया था क्लासिफिकेशन में, तो उन्होंने कहा था भाई यूकैरियोटिक के अलावा भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन है सही प्रोकैरियोट्स। उन्होंने दिया था किंगडम मोनेरा। उन्होंने कहा था मोनेरा में सभी के जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, प्रोकैरियोट्स, राइट। हु हैज सजेस्टेड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि दिया था कार्ल वूस ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने दिया था, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यानी कि उसमें जो कैरेक्टर था, जो रिजर्व फूड मटेरियल है, वो नहीं लिया गया था, राइट। तो रिजर्व फूड मटेरियल इज नॉट द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, इन विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट वर असाइन टू। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आते हैं, मोनेरा, ठीक है जी, फिर आता है प्रोटिस्टा, फिर आता है जी फंजाई, फिर आता है प्लांटेई, एंड देन आता है एनिमेलिया, राइट। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, ये सभी के सभी क्या हैं, दे आर यूकैरियोट्स। एंड जो मोनेरा है, ये क्या है, सिर्फ यही हैं जो क्या हैं, प्रोकैरियोट्स, राइट। तो जो 500 क्लासिफिकेशन है, यूकैरियोट आर असाइंड टू ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूकैरियोटिक, हमने भी बात की, नॉट यूकैरियोट्स, दीज आर मोनेरा। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। द ग्रुप विच डज नॉट हैव आरबीसी, वो कौन सा ग्रुप था, एनाइमा, राइट जी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये सभी के सभी पॉइंट जो हैं वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्लस लिनियस ने दिए थे उसमें डिस्टिंग्विश नहीं किए गए। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट ऑप्शन। डोमेन यूकैरिया इंक्लूड हाउ मैनी किंगडम्स विद रिस्पेक्ट टू सिक्स किंगडम सिस्टम। जो डोमेन यूकैरिया है उसमें जो फोर किंगडम थे वो इंक्लूडेड थे। फर्स्ट डोमेन था आर्किया, सेकंड डोमेन था बैक्टीरिया, एंड फोर्थ किंगडम था यूकैरिया, जिसमें सारे यूकैरियोट्स थे। हु गेव फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, Copland, a system of classification in which external and internal features are considered। यानी कि वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें सारे कैरेक्टर्स एक्सटर्नल इंटरनल जो इंक्लूड किए गए थे, कंसिडर किए गए थे, वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। तो अभी हमने टॉपिक भी पढ़ लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपके कोई डाउट्स रह गए हों, तो आप मुझसे बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।